मानक अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपका कॉमेंट भी उस पर रहा है और ये आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक टॉपिक है। वह टॉपिक होगा खेवट। खेवट क्या है, खेवट का जन्म कैसे हुआ, खेवट कब से कब तक चला और क्या आज खेवट का इम्पोर्टेंस है या नहीं है, खेवट का टाइप क्या है। आज इन सारी बातों की चर्चा अपने वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं खेवट और उससे संबंधित क्वेश्चन लिख लेते हैं। टॉपिक है खेवट। खेवट, अब ये खेवट क्या है और क्वेश्चन है इसका कि खेवट क्या है। खेवट क्या है, क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसके कितने प्रकार, कितने प्रकार हैं, वर्णन करें, वर्णन करें। अब यहां पर खेवट की बात हम जानना चाहेंगे कि खेवट ये शब्द आया कब। ये बहुत पुराना शब्द है। कभी कभी हम अपने समाज में सुनते हैं कि कोई खेवा दे रहा है और उसी खेवट से खेवा शब्द आया। तो खेवट की बात जब आती है तो ये शब्द जमींदार से रिलेटेड शब्द है। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये शब्द जमींदार के सेंस में ही इस शब्द का प्रयोग किया गया, जमींदारों के लिए किया गया। एक खेवट क्या है तो एक रजिस्टर है, एक कागजात है, एक डॉक्यूमेंट है। खेवट क्या है, एक रजिस्टर है। जैसा आप बोलना चाहोगे बोल सकते हो। खेवट क्या है तो एक रजिस्टर है, एक कागजात है, एक डॉक्यूमेंट है। जो भी बोल, इसका प्रयोग किसके लिए है, केवल जमींदारों के लिए, आम पब्लिक के लिए इसका यूज नहीं है। कुछ खास व्यक्ति के लिए है जो जमींदारी प्रथा के अंतर्गत जमींदार थे और पब्लिक से यानी रैयत से लगान वसूल करते थे, उनके लिए एक खेवट बना। अब हमने बताया आपको कि खेवट क्या है तो इसमें दो तीन बात कही। एक डॉक्यूमेंट है, एक कागजात है, एक रजिस्टर है या लेजर कहिए। अब उसमें लिखा क्या रहता है उस खेवट में, तो जिस कागजात में या जिस रजिस्टर में जमींदारों का हिस्सा आना और कौड़ी में लिखा हुआ है, उस कागजात या रजिस्टर को खेवट कहते हैं। फिर एक बार सुन लें हम लोग, जिस कागजात या रजिस्टर में जमींदारों का हिस्सा आना और कौड़ी में लिखा हुआ है, उस कागजात या रजिस्टर को खेवट कहते हैं। तब खेवट जमींदार के नाम से लिखी जाती थी और सरकार के नाम से भी खेवट लिखी जाती थी। तो चलिए आज जिक्र करेंगे ये दोनों चीजों। तो पहले इसका डिफाइन आप समझ गए कि खेवट वह रजिस्टर है, वह डॉक्यूमेंट है, वह कागजात है जिसमें जमींदार का हिस्सा आना और कौड़ी में लिखा होता है और उसी के अकॉर्डिंग जमींदार रैयत से मालगुजारी का वसूल किया करते थे। तो ये परंपरा जो थी, खेवट का जो सिस्टम था, यह सिस्टम
कब स्टार्ट हुआ? तब मुगल एम्पायर में, मुगलों के शासन काल में, मुगलों के शासन काल में खेवट का जन्म हुआ था और ब्रिटिश काल तक कंटिन्यू ये चला। ब्रिटिश काल तक ये जमींदारी प्रथा चलती रही और इसका उपयोग होता रहा। जमींदारी उन्मूलन कानून जब आया है तो इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, ये समाप्त लगभग हो गया है। और जमींदारी उन्मूलन कानून ये 1948 ईस्वी में आया। उसके बाद जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई। हम 47 में आजाद हुए और 1948 में जमींदारी उन्मूलन कानून पारित हुआ। बिहार में भी ये कानून 1948 में पारित हुआ। तो जमींदारी प्रथा समाप्त, और जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई तो खेवट का जो सिस्टम था ये सिस्टम भी खत्म हो गया। आज इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी जानकारी के लिए इतिहास के पन्नों में हर व्यक्ति को झांकना ही तो पड़ता है कि ये सिस्टम क्या था, ये कहां से आया था। आज इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कारण कि ये सिस्टम सरकार में समाहित हो गया। अगर इस सिस्टम पर थोड़ी सी बात करें तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सिस्टम मुगल काल और ब्रिटिश काल की राजनीतिक और सामाजिक कुरीति अगर कहा जाए तो एक कुरीति का सिस्टम था। कुरीति क्यों? क्या यह अच्छा सिस्टम नहीं था? हम तो कहेंगे कि जमींदारी प्रथा जो थी वो रैयत को शोषण करने वाली प्रथा थी। इतनी शोषित, ये रैयत लोग इतना शोषित हो जाते थे, जमींदारों का आतंक फैला हुआ था। सजा भी कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती थी, यहां तक कि मौत के घाट उतार दिए जाते थे। और रैयत जो लगान नहीं देता था उसकी पिटाई की जाती थी। इसके लिए जमींदारी प्रथा में आप देखोगे कि वो पिटाई करने के लिए जो लगान नहीं देता था उसको पीटने के लिए वॉलंटियर नियुक्त किए जाते थे। और वो वॉलंटियर क्या करते थे कि जो टाइम पर मालगुजारी जो रैयत पे नहीं करता था, जमींदार के द्वारा उस वॉलंटियर के माध्यम से उसकी पिटाई करके लगभग मौत के घाट उतार दिए जाते थे। इतनी पिटाई की जाती थी कि बहुत से लोग मर जाते थे और उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये हमारे लिए सामाजिक कलंक था, राजनीतिक कलंक था, राजनीतिक कुरीति थी। ये सिस्टम था जमींदारी प्रथा। जब जमींदारी प्रथा को देखोगे तो लगेगा केवल रोना ही आता है उस प्रथा में। स्थिति बड़ा चरमरा गई थी। खैर, विषयांतर हम होना नहीं चाहेंगे। एक हल्की सी झलक जमींदारी प्रथा की हमने रखी, लेकिन इस खेवट को समझिए कि ये मुगल काल और ब्रिटिश काल की सामाजिक और राजनीतिक इसको कुरीति मानी जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये सिस्टम था। खेवट क्या है इतना बताए। खेवट का प्रचलन कब से कब? मुगल एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर में। स्वतंत्र भारत में इसकी परंपरा समाप्त हो गई। अब इसका ये टाइप्स की बात करेंगे। हमने तो बताया कि जमींदारी उन्मूलन कानून जब आया तो ये खत्म हो गया। अब इसके टाइप को देख लेते हैं। टाइप में पहला है प्रकार। इसके प्रकार जो है वह पहला खेवट होगा। खेवट, पहला खेवट है मालकीय। मालकीय खेवट कहिए या खेवट मालकीय कहिए, दोनों लिखा जाता है।
पहला खेवट हुआ मालकीय या खेवट मालकी, खेवट मालकी, मालकी, या कहीं कहीं आप देखिएगा कि मालकीय खेवट लिखा हुआ है, मालकीय खेवट, खेवट ये लिखा हुआ है। मैं इस पर बहस करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि खेवट की बात हम बता रहे थे कि जमींदारों का हिस्सा आना और कौड़ी में लिखा रहता है। ये जमींदारों का हिस्सा क्या होता था, पहले इसको जब तक आप नहीं समझेंगे इस पर फोकस करना हम उचित नहीं समझते। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, अब एक गांव है, एक मौजा है, मौजा है, कोई एक मौजा है और इस मौजा में मालगुजारी वसूलने के लिए कोई एक जमींदार है, एक जमींदार है या दो जमींदार है, दो जमींदार है या तीन जमींदार है, जमींदार है, अब इस तरह से हम देखेंगे कि भाई एक है, दो है, तीन है, किसी किसी मौजा में एक ही जमींदार होता था। तो एक जमींदार होता था, तो इस एक जहां जमींदार होता था तो इसको 16 आना कंप्लीट था, 16 आना, ये पूरा मौजा का मालगुजारी यही वसूल करेगा। इसका खेवट कितना होता था, 16 आना का खेवट है, पूरा कंप्लीट मौजा का ये मालगुजारी वसूलेगा ये जमींदार। किसी किसी मौजा में दो जमींदार होते थे, तो एक जमींदार को 12 आना, 12 आना और दूसरे को 4 आना, 4 आना, ऐसा भी होता था। यानी कहने का मतलब कि 12 आना एक जमींदार वसूलेगा, दूसरा जमींदार, कारण कि एक मौजा में दो जमींदार हैं तो दो जमींदार वाले एक को हिस्सा है 12 आना का, दूसरे को 4 आना। तीसरा अगर है तो एक को मान लिया कि बराबर बराबर है ना, या कम अधिक भी होता था, किसी को कम किसी को ज्यादा। अगर तीन जमींदार थे, एक को 8 आना मिला, 8 आना, दूसरे को 4 आना और तीसरे को भी 4 आना। मैंने कहने का मतलब कि पूरा ही जोड़ने पर 16 आना होना चाहिए। अगर 16 आना नहीं होगा तो संभव नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं अगर आती है तो फिर दिक्कत आपको पहुंचेगी यहां। फिर एक बार हम इसको और स्पष्ट थोड़ा सा करना चाहेंगे। स्पष्टीकरण जब तक नहीं हो हमें आत्मिक संतुष्टि ही नहीं होती। चलो अलग अलग मौजा लिख के, इस तरह से करने से अच्छा है कि मैं अलग अलग मौजा लिख के समझाता हूं, कारण कि खेवट जब पढ़ा रहे होते हैं तो खेवट का स्पष्टीकरण होना चाहिए। पहला, अब कोई गांव है बंधु, एक मौजा है, मौजा, अब एक मौजा है, एक जमींदार, एक ही जमींदार, एक जमींदार, चलिए एक जमींदार। अब एक जमींदार पूरे मौजा का पूरे गांव का एक ही जमींदार मालगुजारी वसूल करता है तो उसका खेवट क्या होगा, खेवट में इसकी भागीदारी क्या होगी, 16 आना, 16 आना। चलो अब दूसरा मौजा लिखते हैं, दूसरा मौजा लिखते हैं। इसको रोक दिया है, टाइप्स को रोकने के पहले इसको समझा दिया, कारण कि हमें सोच होती है कि कमजोर लोग भी इस वीडियो को देखें, समझ में उनको आना चाहिए कि खेवट है क्या। दूसरा मौजा हम देखें, यानी दूसरे गांव में इसमें हो गए दो जमींदार आ गए। अब दो जमींदार आ गए, एक जमींदार को
पहला को क्या हो, पहला को हुआ, पहले जमींदार को 12 आना और दूसरे जमींदार को कितना आया, तो दूसरे जमींदार को आ गया 4 आना। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ कि दोनों, या इसको तो पूरा 16 आना एक ही को प्राप्त है, और यहाँ 2 आ गया कि एक का हिस्सा 12 आना का है, दूसरे का 4 आना का, यानी इसका खेवट एक जमींदार का लिखाएगा 12 आना का खेवट है और इसका 4 आना का खेवट है। और तीसरा मौजा एक ले ले, इस तरह से मौजा बटा हुआ था, तीसरा मौजा ले लेते। तीसरा मौजा में इसमें 3 जमींदार थे, 3 जमींदार, अरे 4 4 5 5 हुआ करते थे, 3 जमींदार। अब 3 जमींदार में एक जमींदार, पहला जमींदार को 8 आना, 8 आना पहले जमींदार को, दूसरे जमींदार को 4 आना, तीसरे को भी 4, अब देखो, अब इसको जोड़ते हैं, 8 4 12 4 16, मतलब 16 आना कंप्लीट होना चाहिए 100%। ये भी 100%, ये भी 100% हुआ, एक खेवट 100% का लिखा गया, यहां भी 100% है और यहां भी 100% है। ये केवल जमींदार के लिए है। अब है क्या, 16 आना मतलब पूरे गांव का वसूली एक व्यक्ति, एक ही जमींदार करेगा। दूसरे मौजा का 2 जमींदार मिलकर करेगा, तो एक जमींदार जो है सो 12 आना करेगा, दूसरा 4 आना करेगा। 4 आना का मतलब हो गया 25%, 25%, और 12 आना का मतलब हुआ 75%। तो ये 75% मालगुजारी ये वसूल करेगा और 25% दूसरा जमींदार वसूल करेगा। इसका 12 आना का खेवट है और यानी उस गांव में हिस्सा हो गया 12 आना का, और उस गांव में दूसरे जमींदार का हिस्सा हो गया 4 आना का, तो उसको 4 आना का खेवट का अधिकार मिला हुआ है। अब तीसरा मौजा, 3 जमींदार हैं इसमें, एक जमींदार को 8 आना, मतलब 50% इस मौजा का मालगुजारी पहले जमींदार को वसूल करना है, 25% दूसरे जमींदार को वसूलना है और 25% तीसरे जमींदार को वसूलना है। इनका खेवट, पहले जमींदार का खेवट है ये 50%, 8 आना खेवट में भागीदारी है, 8 आना, दूसरे को 4 आना और तीसरे को भी 4 आना, इस तरह से 16 आना होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हर मौजा यानी इंडिया का कोना कोना, इंडिया के हर गांव में ये जमींदार लोगों का हिस्सा दिया गया था, जमींदार का हिस्सा दिया गया था और तय किया गया था कि किस जमीन, रिटर्न था, ऐसा नहीं था कि भरबल दे दिया गया था कि आपको 8 आना दे दिया, उनको 4 आना दे दिया, ऐसा कुछ था नहीं, बिल्कुल रिटर्न था। और वह रिटर्न कहीं न कहीं कलेक्टर के यहां जमा था, सर्वे डिपार्टमेंट को जमा था। अब ये सारी चीजें, तो ये जमींदारी हुकूमत में ऐसा खेवट का प्रचलन होता था। अब आप समझ गए होंगे कि ये चीज केवल मालगुजारी, ये खेवट जो था केवल मालगुजारी वसूल करने के लिए जमींदारों का हिस्सा जो होता था वो खेवट कहलाता था, कि भाई हमको इस एरिया का, इस गांव का 75% जमीन पर मेरा पावर है, ये बात जानिए, इस गांव के 25% जमीन पर मेरा पावर है, वो 25% जमीन का मालगुजारी हम वसूलेंगे। इस तरह से खेवट का जन्म हुआ था। और शायद खेवट आप समझ गए होंगे। अब हम खेवट के टाइप्स की चर्चा कर रहे थे, एक ही टाइप की चर्चा की है, लेकिन फिर सोचे कि फिर बैक हम आ गए यहाँ पर। बैक इसलिए आ गए कि जब तक इन चीजों को आप नहीं समझेंगे यहाँ समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसका जिक्र किया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर अब इसके टाइप का वर्णन करता हूँ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर गांव में
ऐसा नहीं है कि अब 8 आना लिख दिया, 4 आना लिख दिया, 4 आना लिख, अरे किसी किसी जमींदार को उस गांव में 2 आना का भी पावर मिला हुआ था। 2 आना मतलब 12.5%, 12.5% ही उस गांव में उसकी मलकियत थी, उसका पावर था। इतना जानिए कि अपना अपना पावर का इस्तेमाल खेवट के अकॉर्डिंग ही मालिक जमींदार किया करता था। जितना खेवट है, जितना आपका हिस्सा है, उतने आप वसूल करिए, हिस्सा से ज्यादा किसी को वसूल नहीं करना है, कारण कि उसका रिकॉर्ड दिखाना भी पड़ता था। लेकिन उस युग में भी नाजायज ढंग से यह मालगुजारी वसूल किया जाता था। और बता तो दिया कि जमींदारी प्रथा एक ऐसी क्रूर प्रथा थी जिसमें ज्यादातर रैयत को, यानी जो मालगुजारी पे नहीं करता था, उसको इस तरह से दंडित किया जाता था। हम लास्ट बताए कि मौत के घाट पीटते पीटते मौत के घाट उतार दिए जाते थे और उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई केस मुकदमा नहीं, ये स्थिति हो जाती थी। जमीन तो नीलाम होता ही था, साथ ही उसकी पिटाई भी लगती थी। तो चलिए मैं खेवट के टाइप्स की बात करता हूं आज। तो इसलिए मैं कहा कि ये समाज की कुरीति थी, ये राजनीतिक और सामाजिक दोनों कुरीति मानिए। ये अच्छा सिस्टम नहीं था, और सिस्टम कोई भी बनता है इसका दुरुपयोग लोग करता है। तो चलिए अब हम इसके टाइप्स का वर्णन करते हैं। टाइप्स के वर्णन में हमने एक टाइप्स लिखा और एक टाइप्स लिखा यहां पर। इसके 3 टाइप्स होते हैं खेवट के, तो तीनों को लिख देते हैं। एक ही टाइप के तीन ढंग से कैसे लिखेंगे वो बताए, अब एक एक करके लिखते हैं। मालकीय खेवट, दूसरा खेवट है लखराज खेवट। या खेवट लखराज भी लिख सकते हैं। और तीसरा है दरमियानी हकदार खेवट। अब इस पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। ये 3 टाइप के खेवट होते। मालकीय खेवट की बात करें, पहला है ये मालकीय खेवट क्या है, लखराज खेवट क्या है, दरमियानी हकदार खेवट क्या है। ये मालकीय खेवट जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है कि इस खेवट में एक एक चीज को बारीकी से देखा जाता था। इस खेवट में यह देखा जाता था कि मालिक कौन कौन है और इसका हिस्सा कितना है, और इसका रिपोर्ट गवर्नमेंट को टाइम टाइम पर यह दे रहा है या नहीं दे रहा है, और जो रिपोर्ट दे रहा है वो सरकारी कागजात से मेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी बातें थी यहां पर मालकीय खेवट के अंतर्गत। मालकीय खेवट में आप देखिएगा कि सबसे पहले मौजा को देखा जाता था, गांव को देखा जाता था कि या तो उस गांव में वो गांव टोला में बटा हुआ है, एक 2 या 2 से अधिक टोला है, एक ही है, या टोला नहीं है, या टोला में बटा हुआ है तो टोला की जमीन अलग अलग है, जमीन भी अलग अलग बटा हुआ है कि केवल नाम ही अलग अलग है, जमीन एक साथ है। अगर मालिक को उस टोले का अधिकार दिया गया मालगुजारी वसूल करने का, तो अलग अलग टोला का अलग अलग मालिक है, या सब टोला का एक ही मालिक है, या टोला की जमीन विभक्त नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो सब मालिक सबसे वसूल कर रहा है।
और कितना कौन मालगुजारी वसूल कर रहा है, ये सारा प्रमाण, ये सारा डाटा का विवरण कलेक्टर के यहां रिटर्न करके दिया जाता था। आप मालगुजारी वसूल कर रहे हो तो उसका रिपोर्ट भी आपको तैयार करने, मालगुजारी रिपोर्ट को भी देना, दिखाना था। और आप अपने हिस्से के अंदर, मालिक अपने, जमींदार अपने हिस्से के अंदर का ही मालगुजारी वसूल कर रहा है या ज्यादा वसूल कर रहा है या कम वसूल कर रहा है, क्या कर रहा है। मान लो कि एक मौजा में, अब मालकीय खेवट के अंतर्गत हमने बताया कि मौजा टोला में डिवाइड हो चुका है या डिवाइड नहीं है, एक ही साथ है। टोला का नाम दिया गया लेकिन टोला डिवाइड नहीं है, या कहीं कहीं किसी किसी मौजा में टोला डिवाइड था। तो टोला डिवाइड था तो उसमें हर टोला का 3-4 टोला में अगर गांव बटा हुआ है तो तीनों चारों टोला का क्या एक ही मालिक है? क्या चारों टोला का 4 अलग अलग मालिक है? क्या सब मालिक अपने अपने टोला का अलग अलग कलेक्शन कर रहा है, या ये मिसलेनियस कलेक्शन हो रहा है? लेकिन ये सारे रिपोर्ट रिटर्न कराए जाते थे लिखित रूप से। जमींदार लिखते थे या जमींदार के कलपरदाज लिखते थे, मुंशी लिखते थे। ये सारे रिपोर्ट जो है कलेक्टर के यहाँ जमा करना होता था कि वास्तव में सही है कि नहीं। अब इसमें मालकीय खेवत में जो मालिक को पावर दिया गया, इसमें एक बात और बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मालिक जो है सो नाबालिग भी, माने जमींदारी प्रथा चल रही है। अब बाप जो है वो जमींदारी का काम कर रहा है, एटेंडम उसकी मृत्यु हो जाती। अगर एटेंडम वो मर गया तो उसका बेटा बालिक नहीं है, नाबालिग है। तो नाबालिग है तो वो जमींदार के पद को ग्रहण करता था। तो ग्रहण करता था तो उस नाबालिग के, ये नाबालिग यहाँ जो नाबालिग जो होता था, ये नाबालिग के लड़के का नाम दर्ज होता था और इसमें इसके साथ इसके मुंशी का नाम दर्ज होता था, ये कलपरदास का नाम दर्ज होता था। इस तरह से मालिक, मेन मालिक में इसका नाम कलपरदास के साथ लिखा जाता था। उसके अगर ये नहीं लिखा जाता तो फिर ये खेवट का वैल्यू खत्म हो जाता। कहीं कहीं आप देखते हो, मौजा में देखते थे इसके अंतर्गत कि वो मालिक जो था वो और लेडी हुआ करती थी, औरत थी। अब औरत थी तो उस औरत को ये मालकीय खेवट कहां से मिला, वो जमींदारी का पावर कहां से मिला उस लेडी को? कहीं न कहीं से जमींदारी का पावर मिला होगा, या तो उसके हस्बैंड से मिला होगा, नहीं तो उसके फादर से मिला होगा। अगर उस औरत को अपने बाप से जमींदारी मिली कि इस एरिया का आपको टैक्स वसूल करना है, तो उस औरत के साथ साथ उसके पिता का नाम, उसके बाप के नाम भी दर्ज किए जाते थे, कारण कि वो मालकियत जो है सो उसके बाप से मिली। औरत जमींदार बनती थी लेकिन साथ साथ वो बाप से मिली है तो उसका बाप का नाम। कहीं कहीं औरत है उसके हस्बैंड से उसको जमींदारी मिली तो उस लेडी के साथ उसके हस्बैंड का नाम, यह स्पष्ट रूप से लिखा जाता था। और लिखने के बाद वो मालगुजारी वसूल की जाती थी। मालगुजारी वसूल की जाती थी, हर जमींदार अपने अपने हिस्से का या तो ज्वाइंट हो या सेपरेट हो हिस्से की मालगुजारी वसूल करके या अपना हिस्सा भी दर्ज करके कि हमारा इस एरिया में 4 आना शेयर है, 8 आना शेयर है, 4 आना का खेवट हमको मिला है, 8 आना का खेवट मिला है या 12 आना का खेवट मिला है, उसके अकॉर्डिंग हमने मालगुजारी वसूल किया। अब पूरा डाटा जो है सो जमा करना पड़ता था।
और जमा करना पड़ता था। तो उस एरिया का, मान लो कि एक गांव है, उसमें 3 जमींदार है, तीनों जमींदार अपने अपना खेवट लिख के दिया और जमींदारी कितनी वसूल की गई वो दिया गया, अमाउंट दिया गया, सब जमा किया, उसकी पर्ची उसने जमा की और ये तब मिलान किया जाता था कि ये पर्ची के अनुसार ये जमींदार को जो पावर दिया गया है, जो 4 आना का, 8 आना का, 16 आना का जो राइट दिया गया है वसूल करने का, वो ये सही वसूल कर रहा है, ये रिपोर्ट सही दे रहा है या गलत दे रहा है, कहीं धांधली तो नहीं हो रही है। ये मिलान अगर सही होता था, उस मौजा का मिलान सही करके, यानी माने सब जोड़ने के बाद अगर 16 आना होता था तो इसका मतलब है कि सही है। सारे जमींदार मिलकर एक जगह या तो रिटर्न करके दें या अलग अलग कर परदाज या मुंशी के माध्यम से लिखवा के दें या अपने लिख के दें, लेकिन सही सही रिपोर्ट डिपार्टमेंट को भी, सर्वे सेटलमेंट डिपार्टमेंट को भी देना था, कलेक्टर के यहाँ भी देना था, ये दोनों के यहाँ देना था बाबू। अब दोनों के यहाँ दिया, दोनों का मिलान हुआ, एक एक जगह चेक किया जाता था, मिलान किया जाता था। इसके लिए कानूनगो भी होते थे, सर्वे सेटलमेंट ऑफिसर भी उसकी जांच करते थे, कलेक्टर भी जांच करते थे, सब जगह से मिलान अगर सही है तो सही माना जाता था मालकीय खेवट के अंतर्गत। तो यहाँ 3 टाइप के खेवट हो गए, नाबालिग हो गए, औरत हो गए और मर्द तो होते ही थे। तो इस तरह से इनका हिस्सा कितना कितना है उसी के अकॉर्डिंग इनको मालगुजारी वसूल करना है। ज्वाइंट वसूल कर रहे हैं, अगर सेपरेट बटा हुआ है क्षेत्र तो सेपरेट वसूल कर रहे हैं, ज्वाइंट वसूल कर रहे हैं तो सब के ज्वाइंट का मेल होना चाहिए, सबका हिसाब साफ सुथरा होना चाहिए, ये देखा जाता था। चलिए अब मैं दूसरा लखराज खेवट की बात करता हूं। पहला मालकीय खेवट की बात की, दूसरा लखराज खेवट की बात करता हूं। लखराज खेवट के अंतर्गत क्या होता था कि पहले खेवट के अकॉर्डिंग कागज तो सब लिख कर देना पड़ता था, लेकिन ये रजिस्टर में या एक पेपर तैयार किया, अपना लेजर जो जमींदार के पास होता था, ये दिखाना होता था कि हमारी जो जमीन है वो लखराज की जमीन, हमारी जो जमीन है वो लखराज की जमीन। और लखराज की जमीन जो होती थी उस पर तो लगान, वो तो लगान मुक्त जमीन होती थी, तो लेजर भी दिखाना होता था, उसका नकल देना होता था, जमा करना होता था कि नहीं भाई हम मालगुजारी कहां से देंगे, हमारे पास तो इस टाइप की जमीन है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि लखराज की जमीन का भी रिपोर्ट देना है और उसका मालगुजारी पर्चा भी जमा करना है कि आप कितना क्या मालगुजारी वसूल कर रहे हो या ब्लैंक छोड़ रहे हो। तो लखराज की जमीन के अंतर्गत हो रहा है। तीसरा जो होता है दरमियानी हकदार खेवट जो होता है। अब इसमें क्या होता था, दरमियानी हकदार, इसमें ठेकेदार टाइप के लोग होते थे, करकनीदार टाइप के लोग होते थे। अब ये लोग कुछ जमीन ले लेते थे ठेका पर, टेंडर पर, और ये लोग वसूल करते थे और वसूल करते थे, लेकिन ये लोग लेते किससे थे, तो जमींदार से ले लेते थे। जमींदार से ठेकेदार लिया, ठेकेदार वसूल करके जमींदार को दिया और जमींदार कलेक्टर के खजाने में अमाउंट जमा किया। तो यहाँ तीन तरह की बात हो गई, ठेकेदार से जमींदार। और ठेकेदार जो है सो रसीद काटता था, नहीं काटता था ऐसी बात नहीं थी, रसीद काटता था, लेकिन वो ठेकेदार के नाम के नीचे जमींदार का नाम भी दर्ज होता था। और जमींदार का नाम इसलिए दर्ज होता था ताकि पता चले कि किस जमींदार के अंतर्गत ये जमीन है। इसको कहते थे दरमियानी हकदार। हकदार तो कंप्लीट जमींदार होता था, लेकिन जमींदार से ठेकेदार टेंडर लेके जो काम किया, इसलिए इसका नाम। अब लखराज खेवट आप समझ गए, इस पर नो रेंट, मालगुजारी नहीं वसूल की जाती थी, लेकिन ये भी अंडर में रखा था, अपने हक का प्रयोग या किसी को दे दिया। चलिए भाई, अब यहाँ मालकीय खेवट में भी, अब मालकीय खेवट में हमने 2 बात कही थी पहले। एक बात बताई थी कि जमींदार को दिया गया, दूसरी बात बताई थी कि सरकार भी खेवट में शामिल था। अब सरकार कैसे खेवट में शामिल था इसको आप देख लीजिए। जैसे रेलवे लाइन हुआ, डाक बंगला हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, थाना हुआ, ये सब की जमीन जो होती थी वह सरकार बहादुर के नाम से दर्ज होती थी और इसका खेवट सरकार के नाम पर जाता था। वो लगान, अरे लगान तो उसी के खजाना में जमा करना है, तो खेवट उसके नाम से है, यानी वो लगान जमा करे या न जमा करे, सरकार क्या जमा करेगी, उसके हाथ में तो पूरा का पूरा तिजोरी ही होता था। तो समझिए कि वहां लगान वसूल नहीं किया जाता, तो सरकारी कामकाज के लिए।
हाँ, अगर वो थाना, डाक बंगला, पोस्ट ऑफिस ये सब का होता था, ये रेलवे माने वो लाइन उखड़ गया या डाक बंगला या थाना वहां से हट गया, तो उस एरिया के मालिक उस पर दावा प्रस्तुत करते थे कि ये एरिया मेरा है और रिटर्न करके देते थे, तब पुनः उस एरिया की जमींदारी उस व्यक्ति को दे दी जाती थी कि चलो भाई अब इस एरिया का टैक्स आप वसूल करो, इस एरिया के जमीन को डिस्ट्रीब्यूट करो। ये सारे सिस्टम होते थे। तो सारे सिस्टम के तहत ये 3 प्रकार के ये सिस्टम थे, एक खेवट के अंतर्गत। और क्लास लंबा होता जा रहा है, जैसा कि हम अनुभव कर रहे हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र किया और आपको खेवट समझाने की बात जहां तक हमसे संभव हो पाया हमने अथक प्रयास किया। और इसके बाद भी अगर ना समझ में आए तो फिर तो हम इंस्टीट्यूट चलाते ही हैं, वहां आकर जरूर समझें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान को ऊंचाई तक ले जा सकता है, 4 चांद लगा सकता है, आपके लाइफ में सफलता मिल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे दोनों चैनल जो अमीन कोर्स के लिए फेमस चैनल है, ऐसे बारी बारी से सब्सक्राइब करें और इससे भी बेहतरीन ज्ञान अर्जन करना है तो हमारे साथ रहकर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार यहां संपर्क करके आप यहां प्रेजेंट होकर आप सीखें और अपने लाइफ के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म दें, यहां से सीख कर जाएं, अपने क्षेत्र में माफी करें, पैसा कमाएं, फिर जो डिग्री यहां से मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है, बारीकी से यहाँ एक एक चीज, किसी अमीन के पीछे आपको बंधु जाने की आवश्यकता नहीं, थियोरी या प्रैक्टिकल मैं खुद कराता हूं, कारण कि हमने सोच लिया है कि मैं मेहनत इतना करूंगा कि बहुत सारे बेरोजगार युवक हमारे हैंड से अगर उनको रोजगार मिल गया तो कम से कम उस फैमिली का कल्याण हो गया, और उस फैमिली का कल्याण अगर हो जाता है तो उस फैमिली की दुआ भी जुड़ जाती है मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।